हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इनक्लाइंड प्लस। आप इस वीडियो में एक फ़ोटो देख पा रहे हैं। आई होप आप एक फ़ोटो देख पा रहे हैं। ये फ़ोटो जो है ये हाईवे इंजीनियरिंग का फार्मूला चार्ट है। हाईवे इंजीनियरिंग में जितने भी फार्मूले होते हैं और सारे फार्मूले जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं एग्जामिनेशन पर्पज़ से, एग्जामिनेशन पास में है और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ पाएँ या एक्सप्लेनेशन उनका सही तरह से पढ़ पाएँ, तो उसके लिए आपके लिए क्विक रिवीजन मैं लाता रहूँगा। आपका हाईवे का 3-4 बार रिवीजन करा दूँगा। और जैसे मैं इस बार लाया हूँ आपके लिए फार्मूला चार्ट, फिर कोई और एक हाईवे का क्विक रिवीजन ले आऊँगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी कराते जाऊँगा। फिर सॉइल मैकेनिक्स की बात करेंगे, फिर मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब का क्विक रिवीजन चलता रहेगा और साथ ही साथ इसमें हम क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, ये जो है हाईवे का फार्मूला चार्ट है। इस हाईवे के फार्मूला चार्ट में आप देख सकते हैं कि जितना रेड है ना, ये सब टॉपिक्स का नाम है। तो हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है और हम इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, देखते हैं और जो भी पॉइंट इसमें रह जाता है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर में आप उसको भेज सकते हैं, उस पर फिर से एक वीडियो बनाया जाएगा छूटे हुए पॉइंट पे और साथ ही साथ अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए, ये जो हाईवे का फार्मूला चार्ट है, हम इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करेंगे। जूम करने के बाद देखेंगे कि हमें अच्छी तरह से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें। इसमें हम पढ़ भी पा रहे हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ओके, तो चलिए हम यही अपना हाईवे इंजीनियरिंग को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और ये पूरा फार्मूला चार्ट है, इसको जल्दी कवर करेंगे हम। इस पूरे चार्ट को अगर आपको फ़ोटो दे दिया जाए तो हो सकता है कि आई होप आप इसको 3 और 4 दिन में भी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप साथ में बने रहेंगे तो 1 घंटे में आपको हर एक फार्मूला यहाँ पर कवर हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। ओके, तो फिर चलिए हम इस फ़ोटो को जूम करते हैं और पढ़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं और आप भी समझते रहिएगा व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वीडियो। ओके, तो फिर यहाँ से हम देखते हैं कि फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान कौन सा था। जो पहला 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान था वो था नागपुर रोड प्लान। इसमें स्टार एंड ग्रिड फार्मूला जो इम्पोर्टेंट होता है, स्टार और ग्रिड पैटर्न पर नागपुर रोड प्लान बनाया गया था। तो ये फार्मूला है स्टार और ग्रिड फार्मूला। टोटल लेंथ ऑफ द सरफेस रोड आर द मेटल्ड रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे प्लस MDR, मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन द किलोमीटर्स में। अगर हम इनकी लेंथ निकालेंगे तो इन तीनों का नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे प्लस MDR, तो A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6 इंटू N प्लस 8T और पूरा ब्रैकेट यहाँ से बंद कर दिया गया है, प्लस D-R यहाँ पर लिया गया है। टोटल लेंथ ऑफ द अनसरफेस रोड की अगर हम बात करें, सरफेस रोड जिनकी सरफेस एकदम अच्छी होती है, बेयरिंग कोर्स इन पे हुआ होता है। अनसरफेस रोड जिनकी सरफेस अच्छी तरह से नहीं बनी होती है उनको बोलते हैं ODR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर विलेज रोड। इन किलोमीटर में इनकी अगर लेंथ को निकालने की बात करेंगे तो 0.32 B प्लस 0.8 Q प्लस 1.6 P प्लस 3.2 S, पूरा ब्रैकेट बंद कर दिया और प्लस में D कर दिया है। सेकंड 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान जो था वो अपना था बॉम्बे रोड प्लान। ओके, और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान जो था वो था अपना लखनऊ रोड प्लान, जो 1981 से लेकर के 2001 तक रहा। 1981 से 2001 तक ये चला है प्लान, उसको हम थर्ड 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान बोलेंगे। ये लखनऊ रोड प्लान था। आप देख सकते हैं इसमें लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। 1 किलोमीटर इसमें लिया गया है किसके लिए, 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए इन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर रोड देंगे। अगर आप बात करते हैं कि भाई हमारे पास 10,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो ये कितने किलोमीटर यहाँ पर नेशनल हाईवे होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 50 से डिवाइड करिए, 0 इधर से जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 200,
200 किलोमीटर का 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में आपको नेशनल हाईवे मिलना चाहिए। और देखिए आप देखिए लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे एरिया ऑफ स्टेट हम देखेंगे किलोमीटर स्क्वायर में और डिवाइड कर देंगे 25 से। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से कितना किलोमीटर का। और देखिए दूसरा फार्मूला क्या है, 62.5 इंटू द नंबर ऑफ टाउन इन द स्टेट विद पॉपुलेशन अबव द 5,000 माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे मैक्सिमम ऑफ अबव इज टेकन एज द लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे। और चलिए लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ स्टेट डिवाइड बाई 12.5, या हम कह सकते हैं 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन इन द स्टेट। और देखिए टर्सरी रोड प्लान क्या था, रिमेनिंग लेंथ ऑफ कम्स, जो रिमेनिंग लेंथ ऑफ रोड्स, ठीक है, कम इन दिस कैटेगरी, जितनी बची हुई रोड की लेंथ है उसको हम टर्सरी रोड प्लान में यहाँ पर लाते हैं जी। और हम बात करेंगे फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आपने देखा होगा कि जब हम रोड पे चलते हैं तो हमको फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है। जैसे कि हम रोड पे चलते हैं तो रोड की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेयर वी आर गोइंग, जिसमें अपना व्हीकल चल रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करेंगे उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन फैक्टर, उसकी वैल्यू 0.35 टू 0.4 के आसपास होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं लेटरल या फिर ट्रांसवर्स फ्रिक्शन फैक्टर की, तो ट्रांसवर्स अपना कौन सा होगा फ्रिक्शन फैक्टर। तो देखिए अगर हम इस तरह से मोड़ पे जाते हैं, टर्न करते हैं, तो ये तो रोड की डायरेक्शन में अपना फ्रिक्शन लगता है, और दूसरा ये लेटरल डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फैक्टर लगेगा ना, इसको 0.15 बोलते हैं। 0.15 दिया जाता है लेटरल ट्रांसवर्स फ्रिक्शन फैक्टर। अब हम बात करें कैम्बर की। भाई व्हाट इज द कैम्बर। कैम्बर आपने सुना होगा, कैम्बर क्या होता है, रोड जो होता है अपना रोड। ओके, हम रोड पे चलते हैं तो रोड को हम देखते हैं कि ना इधर से प्लेन रहता है, इधर से प्लेन रहता है, लेकिन बीच में थोड़ा उठा हुआ होता है। ये किस लिए उठा दिया जाता है, थोड़ा ड्रेनेज पर्पज से उठा दिया जाता है कि रोड पे पानी ना रुक पाए। ड्रेनेज पर्पज से बीच में थोड़ा रोड रेज कर दिया जाता है, इट इज़ द रेज इन द पेमेंट, ठीक है। तो कैम्बर क्या होता है, पेमेंट में जो रेज दिया जाता है उसको हम बोलते हैं कैम्बर। तो इसको परसेंट में क्या करते हैं, परसेंट में इसको प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ पेमेंट, अगर कंक्रीट के पेमेंट की बात करते हैं उसमें केवल 2% हैवी रेनफॉल वाले एरिया में देना होगा कैम्बर, और लो रेनफॉल वाले एरिया में 1.7%। 2% कहाँ पे देना होगा, हाई रेनफॉल वाले एरिया में, और 1.7% लो रेनफॉल वाले एरिया में। थिन बिटुमन सरफेस, अगर बहुत ही पतला बिटुमन सरफेस वाला रोड है तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं भाई, कोलतार वाला रोड जो होता है जिसको हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की कैटेगरी में लाते हैं, तो वहाँ पे हमें 2.5% लेना होता है हैवी रेनफॉल वाले एरिया में कैम्बर, और लो रेनफॉल वाले एरिया में 2% में कैम्बर लेना होता है। और हम बात करें कि अगर WBM वाटर बाउंड मैकडम वाला रोड है ना, तो यहाँ पे हमें कितना कैम्बर लेना होगा, हाई रेनफॉल वाले एरिया में हमें 3 लेना होगा, और लो रेनफॉल वाले एरिया में 2.5% लेना होगा, 2.5%। अगर अर्थ वाला रोड है, मिट्टी वाला रोड है, तो वहाँ पे हमें 4% और 3%। हाईवे रेनफॉल वाला एरिया तो वहाँ पे 4%, और लो रेनफॉल वाला एरिया तो वहाँ पर 3%। आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि ले लीजिए, मैंने इसको और जूम कर दिया, आप यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं, आप इसका यहाँ से फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अपनी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल, अगर व्हीकल की मैक्सिमम विड्थ की बात करेंगे ना, व्हीकल लंबाई की बात हम नहीं करने जा रहे हैं, चौड़ाई की बात करेंगे। चौड़ाई उसकी मैक्सिमम होगी 2.44 मीटर। ओके, आगे और बात करते हैं साइड डिस्टेंस की। अगर हम बात करें तो साइड डिस्टेंस कितने तरह की होती है। साइड डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ISD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD, और जो सबसे मेन होता है, सबसे पहला पॉइंट है वो अपना है SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। साइड डिस्टेंस ये होती है मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू पासिंग द व्हीकल सेफली। अगर व्हीकल आपका अच्छी तरह से पास हो जा रहा है सेफ्टी से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, साइड डिस्टेंस। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब हम व्हीकल को क्या करते हैं, स्टॉपिंग, आप यहाँ समझ रहे हैं कि व्हीकल के आगे की जितनी भी डिस्टेंस दिख रही है ना, उसको हम साइड डिस्टेंस बोलेंगे, जो ड्राइवर देख पा रहा है। लेकिन स्टॉपिंग मतलब स्टॉप करने के लिए हमें कितनी डिस्टेंस की ज़रूरत होनी चाहिए कि हमारा व्हीकल की स्पीड मेंटेन हो जाए। और ओवरटेकिंग की अगर हम बात करें
कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वो डिस्टेंस है कि अगर हम एक व्हीकल अपना ये जा रहा है और दूसरा व्हीकल हमें इससे ओवरटेक कराना है, हमारा व्हीकल पीछे इससे ओवरटेक अगर कराना है तो हमें कितनी डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए जिससे कि हमारा व्हीकल सेफली क्या हो जाए, ओवरटेक हो जाए। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस तो आप समझ ही चुके होंगे। अगर हम बात करें ISD आप समझ रहे हैं ना, इंटरमीडिएट। तो जहाँ पर स्टॉपिंग और OSD नहीं चल पाता है वहाँ पर हम ISD देते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का क्राइटेरिया जहाँ से ख़त्म हो जाता है वहाँ पर मतलब हमें क्या है भाई, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देना चाहिए। लेकिन जहाँ पर सफिशिएंट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं होती है वहाँ पर हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज द 2 टाइम्स ऑफ द SSD, 2 टाइम्स ऑफ द SSD। जो SSD हमारा निकला उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। When overtaking side distance cannot be provided, then ISD is provided to give the limited overtaking opportunity to the fast vehicles। ठीक है, लिमिटेड ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी फास्ट व्हीकल्स को अगर हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे वहाँ पर। अब हम बात करेंगे ये जो फार्मूला क्या है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए फार्मूला ये रहेगा। ओके तो फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का हम यहाँ से फार्मूला देख सकते हैं कि लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। ठीक है, लैग डिस्टेंस क्या है कि 0.278 BT हमने लिया है यहाँ से, और प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस B²/2GF होता है। ठीक है, B²/2GF होता है। अगर अपना ग्रेडियंट दे रखा है तो हम इसमें प्लस माइनस फ्रिक्शन फैक्टर में प्लस माइनस 0.01 एन कर सकते हैं। ओके ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का फार्मूला देख सकते हैं कि S = 0.278 B प्लस 0.70 प्लस 6। ओके तो ये S का फार्मूला है, केवल OSD का फार्मूला नहीं, ये S का फार्मूला है। कुछ इस तरह से ये निकलता है। 0.07 भाई ये क्या है, ये जो है अपना 0.7 मीन्स दिस इज द रिएक्शन टाइम। यहाँ से हमने जो S का फार्मूला निकाला है यहाँ पर रिएक्शन टाइम 0.7 लिया था, सेकंड कितना लिया 0.7 सेकंड। द लेंथ ऑफ व्हीकल हम यहाँ पर 6 मीटर लेते हैं, इट मीन्स दिस इज द हो जाएगा आपकी स्पेसिंग। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि OSD का फार्मूला क्या होने वाला, OSD का फार्मूला होने वाला 0.278 BB × T प्लस 2S प्लस 0.278 T। क्योंकि हमने यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू रखी 2S रख दिया है प्लस 0.278 BB × T और प्लस 0.278 B × कैपिटल T। ओके ये जो आप यहाँ पर हमने लिया है ना, ये जो है कि जो सामने से व्हीकल आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है कि हम ये जो व्हीकल हमारे आगे चल रहा था ये उसका है कि जो उसने कवर किया है। फिर ये हमारा व्हीकल की हमने उसकी स्पीड मेंटेन की। हमने ये भी देखा कि सामने से व्हीकल आ रहा है, उसकी स्पीड VB × T हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इन सारी चीज़ों को मेंटेन किया। जो BB है स्पीड ऑफ व्हीकल, तो आप यहाँ से ले सकते हैं ना, जो आपको डिज़ाइन स्पीड B दे रखी है ना उसमें से आप 16 kmph घटा दीजिए, 16 kmph घटा दीजिए। अगर kmph में दे रखी, अगर आपने उसको मीटर पर सेकंड में चेक कर रखा है तो मीटर पर सेकंड के लिए आप उसमें क्या करेंगे 4.5 वहाँ से घटाएंगे। ओके तो 4.5 हमको नहीं घटाना, आपको 16 ही घटा देना। उसके बाद T = 2 सेकंड यहाँ पर लेना। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व की। जल्दी जल्दी हम बढ़ेंगे अपने, जिससे कि हमारा पूरा चार्ट आज की वीडियो में हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स की अगर हम बात करते हैं, ओवरटर्निंग इफेक्ट हम यहाँ से कैलकुलेट कंसीडर करेंगे। ओवरटर्निंग भाई कैसे होगी, अगर हम देखते हैं P/W। ओके P होते ही अपने रिएक्शन जो अपना लोड लगता है, और W वेट ऑफ दी जो होता है अपना वेट ऑफ व्हीकल। ओके और इक्वल टू हम यहाँ से देखेंगे B²/GR, B²/GR। और अगर हम ये देख रहे हैं ना कि B²/GR ये तो दोनों चीज़ें बराबर ही होंगी, तो हमको ये लेना होगा B²/GR अगर लेस देन इक्वल है किससे, B/2H से, तो ओवरटर्निंग इफेक्ट होगा। ओके अगर हम स्किडिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, ये ओवरटेकिंग इफेक्ट से अगर हमें बचना है तो हमें ये चीज़ करनी होगी। अगर हमें स्किडिंग इफेक्ट से बचना है तो P/W प्लस B²/GR या RG कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये चीज़ कम होनी चाहिए स्किडिंग के लिए, ये अपना है लेटरल फ्रिक्शन या ट्रांसवर्स फ्रिक्शन, ये इससे कम होना चाहिए। अब वो अदर B/2S से ये चीज़ कम होनी चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं सुपर एलिवेशन।
सुपर एलिवेशन आल्सो नोन एज द कैंट। आपने कैंट का नाम सुना होगा जब आप पढ़ रहे होंगे सेमेस्टर के दौरान, या फिर कॉलेज गोइंग जब आप स्टूडेंट हुए होंगे, या अब भी आप अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके सर ने, आपकी टीचर्स ने आपको बताया होगा सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन वो होता है जिसको हम कैंट भी बोलते हैं। अब क्या होगा भाई कैंट? देखिए सुपर एलिवेशन हमने भाई कहने का मतलब ये है कि हमने रोड जो बनाया है ना, जब हम कर्व्स पे जाते हैं तो रोड को हम थोड़ा दूसरे, जैसे मान ली अभी ये रोड है, अभी रोड आपका ये है, जब हम कर्व्स पे आए हैं तो हमने एक एज को ऐसे ही पकड़ा है, लेकिन दूसरे को हमने थोड़ा उठा दिया है। दूसरे एज को जब हम थोड़ा उठा देंगे तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा देखने को, अगर हम ये चीज़ लेते हैं ना तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन। ये आपको डिफरेंस मिल रहा है ना, ये यहाँ से फ्लैट है, ये थोड़ा उठा हुआ, इस चीज़ को हम बोलेंगे सुपर एलिवेशन, दिस इज द डिफरेंस। लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट दिस लेंथ। तो आप यहाँ से देखेंगे ना कि यहाँ से आपको ये थीटा मिल रहा है, आपको ये थीटा मिल रहा है। अगर हमको ये चीज़ चाहिए तो टेन थीटा इक्वल टू आपको ये लेना होगा ना, ई अपान लेन, जो आपकी लेन की लंबाई है या विड्थ ऑफ लेन, आपको ये लेना होगा। तो आपको बस यही कर देना है, एल कर दीजिए या फिर आप इसको बी मान लीजिए। तो ई इक्वल टू हम यहाँ पर बोल सकते हैं, स्लोप है तो हम इसको टेन थीटा बोल सकते हैं, सिंगल लेन है तो हम यहाँ से 1 ले लेंगे। ओके, हम यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको ले सकते हैं। सुपर एलिवेशन अगर हमको डिजाइन करना होता है तब हमें क्या लेना होता है, लेकिन देखिए हमने ई की बात कर ली है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन भी हमको मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पर फार्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे बी स्क्वायर अपान 127 आर। लेकिन आप सोच रहे होंगे हमने ये चीज़ कहाँ से ले ली है, ये चीज़ हमने ठीक वहीं से ये चीज़ ली है जहाँ से अभी हम पढ़ के चले आए हैं ना, हॉरिजॉन्टल कर्व पे पी अपान डब्ल्यू और बी स्क्वायर अपान आर जी, और हमने कुछ ये चीज़ ली थी और उसको हमने एफ बोला था, हमने इसको एफ बोला था, लेकिन अपनी ये चीज़ वही है। लेकिन हमें क्या करना है, सुपर एलिवेशन पे हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन लेते हैं, लेकिन जो हमने राइज दिया है ना, एक एंड को छोड़ करके दूसरे सिरे पर जो हमने पेवमेंट का राइज दिया है, दूसरे सिरे को उठाया हमने, वहाँ पर हमको ई लेना होगा। ओके, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर कंबाइंड लेना होगा, ई प्लस एफ इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 127 आर। 127 आर, अब आप यहाँ पर सोचेंगे 127 आर कैसे, जो हमने बी स्क्वायर है ना, ये होना चाहिए मीटर पर सेकंड में, हमने इसको किलोमीटर पर सेकंड में लिया है। अगर आप यहाँ से 0.278 से और कर देंगे तो हम बी को किलोमीटर पर सेकंड में ले सकते हैं। अब देखिए, अब आप इसका स्क्वायर करिए और जी की वैल्यू क्या होती है, 9.81 होती है, और इसका स्क्वायर करके 9.81 से आप जैसे ही डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे 127 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी। और आप डिज़ाइन सुपर एलिवेशन, अगर हम सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करने की बात करते हैं, ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर हम डायरेक्ट सुपर एलिवेशन की बात करते हैं, बी स्क्वायर अपान 127 आर आपको लगाना होगा, और अगर हम डिज़ाइन सुपर एलिवेशन की बात करते हैं तो ई इक्वल टू आपको सुपर एलिवेशन ही आपको लेना है। अगर आप फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर लेना होगा ई इक्वल टू 0.75। मतलब हमें जो भी डिज़ाइन स्पीड होती है उसका 75% लेना होता है हमें। 0.75 बी स्क्वायर अपान 127 आर आपको लेना होगा। तो 0.75 को आप स्क्वायर करेंगे और उससे 127 को जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर अपान 225 आर। 225 आर आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। अब देखिए, फॉर इक्वल प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर व्हील, देखिए इनर व्हील और आउटर व्हील दोनों में अगर इक्वल प्रेशर है, दोनों में प्रेशर, टायर प्रेशर, ठीक है, इक्वल अगर हवा भरी हुई है ये कह सकते हैं, तो वहाँ पर हमें एफ की वैल्यू, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 कर देनी है। तो इस सिचुएशन में हमको क्या मिलेगा, ई बराबर बी स्क्वायर अपान 127 आर, हमें केवल इतना ही मिलने वाला है। अब देखिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की लिमिट क्या दे रखी है। अगर हम मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की बात करेंगे तो प्लेन और रोलिंग टेरेन में हमें 7% लेना होता है, 0.07 कह सकते हैं 7%। हिली टेरेन में आपको 10% लेना होगा। अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं वहाँ पर हमें 4% लेना होगा, जहाँ पर फ्रिक्वेंटली इंटरसेक्शंस आपको मिलते रहते हैं। मिनिमम कैम्बर की अगर बात, मिनिमम एलिवेशन की अगर बात करें, मिनिमम सुपर एलिवेशन की अगर बात करें तो जो कैम्बर होता है ना, तो कैम्बर ही हम प्रोवाइड करा देते हैं। कैम्बर आपने देखा होगा कि अभी हम कितना प्रोवाइड कराते हैं, 2%, 2.5%, 3% के आसपास आप दे सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे मिनिमम ग्रेडियंट।
व्हाट इज द ग्रेडियंट? ग्रेडियंट प्रोवाइड फॉर द ड्रेनिंग पर्पज। ग्रेडियंट जो होता है जिसको बोलते हैं ढाल, ये ड्रेनिंग पर्पज से ये प्रोवाइड कराया जाता है। मिनिमम ग्रेडियंट जो होना चाहिए 1/500, 1/500 में बी सफिशियंट टू द ड्रेन वाटर इन द कंक्रीट ड्रेन फॉर गटर्स। जो कंक्रीट ड्रेन होती हैं गटर्स में, तो वहाँ पर हमें 1/500 अगर ग्रेडियंट प्रोवाइड करा देंगे तो इससे भी सफिशियंट वाटर का ड्रेनेज हो जाएगा। अगर कच्चा ड्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो कच्चा ड्रेन होती हैं, तो उसके लिए 1/100 हमें लेना होगा, या फिर हम कह सकते हैं 1% वहाँ पर मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करा देते हैं। कंपनसेशन इन द रूलिंग ग्रेडियंट की अगर हम बात करें, कंपनसेटिंग ग्रेडियंट या फिर कंपनसेशन, ओके, अगर हम रूलिंग ग्रेडियंट जो भी प्रोवाइड करा देते हैं ना, उसमें हमें कुछ कंपनसेट करना पड़ता है। तो हम कितना कंपनसेट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को समझने के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इस डायग्राम का यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं और उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने मोबाइल में उसे सेव कर सकते हैं। अगर आप ये फार्मूला बार बार भूल जा रहे हैं तो आपको 2 मिनट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है यहाँ से। तो आपको करना क्या, ग्रेड कंपनसेशन, जब हम ग्रेड कंपनसेशन की बात करते हैं, कितना हम ग्रेड को कंपनसेट कर सकते हैं, ये कब होता है, ये भी चीज़ आपको समझना। जब वर्टिकल कर्व्स पे जाते हैं, वर्टिकल कर्व्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा ग्रेड को कंपनसेट करना होता है, क्योंकि वर्टिकल कर्व भी अपना ग्रेडियंट देता है, और हमारा जो रोड का ग्रेडियंट, जब हम वहाँ पे मुड़ने की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व से मुड़ने की बात करते हैं, वर्टिकल कर्व्स होते हैं, तो कर्व पे भी हम अगर मुड़ने की बात करेंगे, एक तो ग्रेडियंट वो होता है और एक जो हम प्रोवाइड करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 तरह के ग्रेडियंट हो जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना चाहिए, कितना ग्रेडियंट हम कंपनसेट कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर लेनी है। तो हमें ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है भाई, मिनिमम ऑफ 30 + R अपॉन R, ओके, मिनिमम ऑफ 30 + R अपॉन R। और हमें एक चीज़ ये लेनी है, दूसरा आपको 75 अपॉन R, ये चीज़ लेनी है। तो आप यहाँ से देखेंगे, अगर हम 35 + R अपॉन R की बात कर रहे हैं, 30 + R अपॉन R की हम बात करें ना, तो पहला तो क्राइटेरिया ये होगा ग्रेड कंपनसेशन। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ग्रेड जो है ग्रेडियंट दे रखा है कितना, 6%, बताइए कितना कंपनसेटिंग ग्रेडियंट जो होना चाहिए जो हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आपको एक बात और भी ध्यान रखिए, रिकमेंडेशन देता है ये IRC, कंपनसेशन नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4%, ओके, 4% से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर 4% से कम जा रहा है तो आपको 4% ही अप्लाई कर देना है, यह भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अगर हम बोल दें अगर रेडियस अपनी 70 मीटर है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, 70 मीटर है तो कितना ग्रेडियंट हम ग्रेड को कंपनसेट कर सकते हैं। तो 70 मीटर के लिए हम ग्रेड कंपनसेशन निकालेंगे, तो देखिए 30 + 70 अपॉन 70 हमें यहाँ पर करना होगा, ओके। और दूसरा हमें देखना होगा 75 अपॉन 70 यहाँ से करना होगा। R की वैल्यू कितनी है, 70 है, ओके। अब आप यहाँ से देखेंगे 100 अपॉन 70 आपको ये चीज़ मिल रही है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ से आपको 75 अपॉन 70 मिल रहा है। तो आप यहाँ से बताइए कि कौन सी वैल्यू आपको मिनिमम मिल पा रही है, कि अगर आप 100 को 70 से डिवाइड करेंगे ये चीज़ मिनिमम मिलेगी, या फिर आप 75 को 70 से डिवाइड करेंगे ये चीज़ मिनिमम मिलेगी। तो जनरल सी बात है, अगर आप 75 को 70 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिनिमम मिलने वाली है, और ये वैल्यू हमें थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। हमें लेना क्या होता है, मिनिमम लेना होता है। तो आपको यहाँ पर 75 अपॉन 70 वाली चीज़ वैल्यू को 75 अपॉन R जो आपका फार्मूला होता है, तो आपको यही फार्मूला अप्लाई कर देना है, और आप यहाँ से देखेंगे कि आपको ये जो वैल्यू है काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। आपको ज़्यादा ध्यान याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर एक हम क्राइटेरिया ये दे रहे हैं ना कि R की वैल्यू अगर 45 से कम है, R की वैल्यू अगर 45 से कम है, तब आपको पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, तब आपको पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। क्योंकि 45 से कम, मान लिया 30, हम 40 की बात कर रहे हैं, 45 से कम 40 होगा, ठीक है। और हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे, कुल मिला के आपको 70/40 मिलने वाला है। आपको ये वैल्यू कम मिलेगी, आपको यही वैल्यू तो अप्लाई करनी होती है। अगर हम 40 की बात करेंगे, दूसरा फार्मूला लगाएंगे, आपको 75/40 मिलेगा, मतलब वो 70/40 है, 75/40, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, इसको नहीं लगाना होगा। तो अगर वैल्यू 45 से
कम है तो हमें ऊपर वाला फार्मूला लगाना है, 45 से ज़्यादा है तो हमें ये नीचे वाला फार्मूला लगाना है। ओके, हम समिट कर्व्स की बात करेंगे। सिंपल पैराबोला शेप में होता है समिट कर्व, और लेंथ ऑफ समिट कर्व हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर द एसएसडी कंसीडरेशन। लेंथ ऑफ समिट कर्व के लिए हमें एसएसडी कंसीडरेशन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का कंसीडरेशन करना होता है। केस फर्स्ट क्या होगा, व्हेन द लेंथ ऑफ समिट कर्व इज मोर देन द साइड डिस्टेंस, जब लेंथ ऑफ समिट कर्व जो है साइड डिस्टेंस से ज़्यादा होने वाली है, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। आपको ये फार्मूला, ये फार्मूला दिख रहा होगा, लेकिन आपको इस फार्मूले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप देख सकते हैं इस फार्मूले को कि एनएस स्क्वायर अपान रूट में 2 कैपिटल एच प्लस रूट में 2 स्मॉल एच। लेकिन आपको ये नोटेशन पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज़ है। तो ये जो आपको एच मिल रहा है कैपिटल एच द हाइट ऑफ द आई लेवल ऑफ द ड्राइवर ऑफ द रोड वे सरफेस। तो ये रोड वे सरफेस, मान लिया ये आपका व्हीकल जा रहा है और ये कहीं ड्राइवर बैठा, रोड ये है, तो रोड से ड्राइवर की आई पीस तक का, आई लेवल तक का जो भी कितना होता है डिस्टेंस, तो उसको हम बोलेंगे, जो आई लेवल तक का जो हाइट होता है उसको हम बोलेंगे कैपिटल एच, उसको हम लेते हैं 1.2 मीटर। अगर हम स्मॉल एच की बात करें, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट द पेमेंट सरफेस, हाइट ऑफ द पेमेंट सरफेस पे कितना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी हाइट क्या है, तो हमें वहाँ पर 0.15 मीटर लेना होगा। तो यहाँ से हम कुल मिला के जो भी फार्मूला जो हमने सिंप्लीफाई किया है, तो हमने फार्मूला सिंप्लीफाई किया एन एस स्क्वायर अपान 4.4। ओके, ये तब है जब अपनी लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन द साइड डिस्टेंस। अब जब अपनी लेंथ ऑफ समिट कर्व लेस देन द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तब हमको क्या करना होगा, तब हमको फार्मूला लगाना होगा कि 2s, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है यहाँ पर s का मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 2s माइनस 4.4 अपान n कर देना है। बस यही आपका लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व का फार्मूला हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, वर्टिकल कर्व में हमने समिट कर्व ले लिया है। अब हम बात करेंगे समिट कर्व में अगर हम जा रहे हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वाले क्राइटेरिया से, या हम आईएसडी वाले क्राइटेरिया से जा रहे हैं, तो हमको स्मॉल एच कैपिटल एच जो है ना, ये दोनों हमें बराबर लेना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात करें, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यहाँ पर ज़्यादा हमें लेंथ मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अपना फार्मूला आएगा, जब अपना लेंथ आप समिट कर्व ग्रेटर देन द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आपको दे रखी होगी, आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है धीरे धीरे। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को दे रखी होगी, आपको एस मिल जाएगा। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, वहाँ पे हम 4.4 ले रहे थे ना, यहाँ पर एन एस स्क्वायर अपान 9.6 आपको लेना होगा। और जब अपने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ समिट कर्व, देन इन दिस सिचुएशन 2s माइनस 9.6 अपान n आपको ये वैल्यू लेनी होगी। ओके, तो फिर अब हम बात करेंगे बैली कर्व की। अभी हमने समिट कर्व को देख लिया है, अब हम बैली कर्व की बात करेंगे। बैली कर्व को हम क्यूबिक पैराबोला, ओके, उसको हमने सिंपल पैराबोला शेप दिया था, इसको हम क्यूबिक पैराबोला शेप देंगे। इसको हम बोल सकते हैं इट्स आल्सो नोन एज द सेक कर्व। हम यहाँ पर कंफर्ट कंडीशन की बात करते हैं। बैली कर्व में हमें कंफर्ट कंडीशन को ज़्यादा देखना होता है, कंफर्ट वाला पर्पज़, बल्कि यहाँ वहाँ पर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि बैली आप जानते हैं ना कि रोड आपका कुछ इस तरह से, ये बैली मतलब घाटी में जा रहा है, कुछ इस तरह से रोड। अगर आप यहाँ से ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करें, आपको काफ़ी डिस्टेंस की उनको देखना होगा, और काफ़ी डिस्टेंस क्या यहाँ पर साइड डिस्टेंस भी बहुत कम होती है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की तो बात है आप छोड़िए, साइड डिस्टेंस जो होती है वो केवल उतनी होगी जहाँ पर आपका व्हीकल का हेडलाइट पहुँच जाएगा। यहाँ पर ओवर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नहीं, बल्कि यहाँ पर हेडलाइट साइड डिस्टेंस लिया जाता है, HSD यहाँ पर इसे बोलते हैं। और कंफर्ट एक्शन की अगर हम बात करते हैं, जैसे ही व्हीकल अपना नीचे की तरफ कर्व में आता है, वहाँ पर कंफर्ट वाली सिचुएशन को काफ़ी देखना पड़ता है। तो बैली कर्व इज मेड फुली ट्रांजिशनल बाई प्रोवाइडिंग, इसको पूरा ट्रांजिशन कर्व की तरह बनाया जाता है। तो हम इस यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व में जो लेंथ ऑफ कर्व का फार्मूला क्या था, BQ/CR, BQ/CR या RC आप बोल सकते हैं, ये फार्मूला होता है। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व या फिर सेक कर्व आप यहाँ से बोलेंगे, लेंथ ऑफ सेक कर्व, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला, N BQ और CR, और इसको लगा दीजिए अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पर जो R की वैल्यू क्या है, R को हमने लिया है LS अपान रेडियस को हमने लिया LS अपान
कैपिटल एन। कैपिटल एन, व्हाट इज द कैपिटल एन? कैपिटल इज द डेविएशन और द एंगल। बी इज द स्पीड एंड सी इज द अलाउबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.6 मीटर पर सेकंड क्यों दे रखी होती है? देखिए आपसे पूछ सकता है कि अलाउबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड क्यू, और इसकी वैल्यू सैग कर्व में या फिर कंफर्ट कंडीशन को जब ध्यान में रखते हैं तो वहाँ पे 0.6 मीटर पर सेकंड क्यू ली जाती है। और आप यहाँ से ये टोटल लेंथ की जब आप बात करेंगे, जब यहाँ से आप टोटल लेंथ की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 × LS करना होगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें 2 से आप मल्टीप्लाई करिए। लेकिन ट्रांजिशन कर्व का भी फार्मूला यहाँ से थोड़ा बदलने वाला है। BQ/CR आप RC करते हैं, लेकिन यहाँ से R आपको क्या लेना है? R आपको लेना LS/N। जैसे ही आप LS/N लेंगे वो आपका सब चीज़ जो है अंडर रूट में पहुँच जाएगा। और आप यहाँ से देखिए क्या है फार्मूला आपका, LS = आप लगाएंगे अंडर रूट में NBQ। CR आप यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से मिल जाएगा टोटल लेंथ। ओके, और आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो L = आप फार्मूला लगा सकते हैं 0.38 रूट में NBQ। दिस इज़ अ वेरी सिंपल फार्मूला, और इसको काफ़ी कंजेस्ट किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे कोई वैली कर्व के बारे में पूछ लेता है, आपको डेविएशन को ध्यान देना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, और वेलोसिटी की आप बात करेंगे। लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी किस में ले रहे हैं हम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेना है। ओके, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में यहाँ तक हमें लेना था। कहाँ तक लेना था? यहाँ तक, जहाँ पर स्मॉल भी दिख रहा है यहाँ पर मीटर पर सेकंड में लेना था। लेकिन ये जो हमने फार्मूला अपना सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पर हमें वेलोसिटी जो है kmph वाली ही पुट कर देना, काम हो जाएगा। 0.38 NBQ रूट में, 0.38 अलग है, NBQ रूट में वो अलग है। लेंथ ऑफ वैली कर्व फॉर द हेड लाइट साइड डिस्टेंस। देखिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे ना, जहाँ पे हमने SSD की बात करी थी उसमें समिट कर्व में, यहाँ पर SSD नहीं, यहाँ पर हेड लाइट साइड डिस्टेंस की हम बात करते हैं। तो हेड लाइट साइड डिस्टेंस का फार्मूला क्या होना चाहिए? वेयर L इज ग्रेटर देन द SSD। जब लेंथ ऑफ समिट कर्व, वो वैली कर्व ग्रेटर देन है हेड लाइट साइड डिस्टेंस से, तो हमें उस सिचुएशन में फार्मूला क्या लगाना है, कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए ये सिचुएशन आपको दे रखी होगी कि आपको लेंथ कैलकुलेट करना है जब लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन द हेड लाइट साइड डिस्टेंस। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेना, गिवन डेटा लिख लेना, और NS² अपॉन 1.5 + 0.35 S आपको ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। ओके, अब हम बात करेंगे व्हेन L इज लेस देन द SSD। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना 2S - 1.5 + 0.035 S/N। अब देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर आपने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर दिया और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले लिया, लेकिन S को कम कर दिया। अकॉर्डिंग टू द IRC मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड जो होता है, देखिए एक्सल लोड किसने बात कर दी है। एक्सल लोड क्या होता है भाई, एक आपका पहिया ये इधर जुड़ा हुआ, दूसरा पहिया ये इधर जुड़ा हुआ, बीच में जोड़ने के लिए क्या, दोनों पहियों को कनेक्ट करने के लिए क्या कनेक्टिंग रॉड होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सल लोड। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्सल लोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दोनों पहिए जो है ना, इसका एक्सल लोड क्या लिया जाएगा, इसका एक्सल लोड लिया जाए 8170 kg, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 8.2 टन बोल सकते हैं। और ESWL की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या लिया जाएगा, 4085 kg। ओके, ESWL इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ओके, सिंगल व्हील अगर हम एक पहिए की बात करते हैं तो हमको 40.85 टन लेना है, 40.85 टन लेना है। जब हम दोनों पहिए की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो कितना मिल जाएगा, 8170 kg मिल जाएगा, 8.17 टन मिल जाएगा आपको। अब हम बात करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। ये अभी तक जो हमने पोर्शन कवर किया है ये था जियोमेट्रिक डिज़ाइन का। हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए आपको थोड़ा दिल थाम के बैठना है, हम कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बिना देर किए हुए ट्रैफिक इंजीनियरिंग की तरफ ही बढ़ते हैं। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक AADT मतलब टोटल अर्ली ट्रैफिक अपॉन द
जो रोज़ का अपना ट्रैफिक आ रहा है उसको हम 365 से डिवाइड कर देंगे, उसको बोलेंगे AADT, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। AADT मतलब ट्रैफिक काउंट फॉर अ ईयर और द ADT माइनस ट्रैफिक काउंट फॉर द ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर बट ग्रेटर देन द 7 डेज। हमें वो ट्रैफिक घटाना है जो हमने लेस देन 1 ईयर कर सकते हैं लेकिन ग्रेटर देन 7 डेज लेना है। अब देखिए 30th हाईएस्ट वॉल्यूम, जो 30th हाईएस्ट वॉल्यूम हावरली वॉल्यूम क्या होगा, तो हमें वो चीज़ लेनी है कि द आवरली वॉल्यूम दैट विल बी एक्सीडेड ओनली 29 टाइम्स इन अ ईयर एंड दिस इज टेकन एज द आवरली वॉल्यूम फॉर द डिजाइन। हमें उस वॉल्यूम के लिए रोड को डिजाइन करना होता है कि हम पूरे साल में देखते हैं, पूरे ईयर में देखते हैं कि 29 टाइम्स में कितना हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है। तो हम जो 30 नंबर वाला होता है ना, हमें उसके लिए ये सब चीज़ डिजाइन करनी होती है कि 30th हाईएस्ट वॉल्यूम 30 नंबर वाला जो सबसे 29 ले लेते हैं ना, ठीक है 29 टाइम लिया जाता है, तो फिर 29 टाइम वो तो 30 बार हो ही जाएगा। तो फिर उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा सबसे हाईएस्ट है वॉल्यूम, जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होगा उसी के लिए हमें रोड को डिजाइन करना होगा। हावरली एक्सपेंशन फैक्टर, तो हावरली एक्सपेंशन फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम फॉर द 24 आवर्स अपॉन द वॉल्यूम फॉर द पर्टिकुलर आवर्स। हमें टोटल वॉल्यूम 24 घंटे के लिए लेना होगा और वॉल्यूम फॉर पर्टिकुलर आवर के लिए लेना होगा। दिस इज कॉल्ड द आवरली एक्सपेंशन फैक्टर। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान में देना होगा, स्पेस मीन स्पीड और टाइम मीन स्पीड। यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेस मीन स्पीड और टाइम मीन स्पीड से आपको क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है अगर आप कंपटीशन में बैठने जाते हैं तो स्पेस मीन स्पीड, स्पेस मीन एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको नंबर ऑफ व्हीकल ले लेना n इंटू डी और इधर आपको 3.6 से मल्टीप्लाई करा देना है अपॉन सिग्मा टी। कितना टाइम दे रखा था आपको वो टाइम ले लेना है। अगर हम बात करें टाइम मीन स्पीड की, अगर हम टाइम मीन स्पीड की बात करें तो बी टी यहाँ पर आपको मिलेगा सिग्मा बी। ओके, आपको सिग्मा बी, वैसे अगर हम बात करें चाल बराबर क्या फार्मूला था, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय अगर हम बात करें तो देखिए स्पेस मीन स्पीड में क्या है, डी है, ओके, और बटे क्या है, टी है, दूरी बटे समय हो गया। एन इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स और डी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, डी अगर मीटर पर सेकंड है उसको हमें किलोमीटर में चेंज कर लेना, तो हमने इसे यहाँ पे 3.6 कर दिया है। कुल मिला के स्पीड है तो दूरी बटे समय ही फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है। अब टाइम मीन स्पीड, यहाँ पर टाइम मीन स्पीड, यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। जब हम यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बी लेना होगा, जितनी भी स्पीड है आपको उसको जोड़ लेना है अपान नंबर ऑफ व्हीकल से उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, टाइम मीन स्पीड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे 85 परसेंटाइल स्पीड। इज दैट स्पीड, 85 परसेंटाइल स्पीड क्या होती है और 98 परसेंटाइल स्पीड क्या होती है, और स्पीड डिले स्टडी इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो देखिए 85th परसेंटाइल स्पीड इज़ द स्पीड एट आर बिलो विच, उस पर या उसके नीचे 85% ऑफ व्हीकल्स आर पासिंग द पॉइंट नोन एज द सेफ स्पीड लिमिट। हमें वो स्पीड, हमें उस स्पीड की बात करनी है। अगर मानते हैं 50 kmph की बात करते हैं तो 50 kmph पर हमारे 85% तक के व्हीकल, मतलब व्हीकल जो है 85% व्हीकल सेफली पास आउट हो जा रहे हैं किसी भी पॉइंट से। अगर मैं इस पॉइंट की बात करी है, इस पॉइंट की हमने बात कर दी और इस पॉइंट पे हमने बोला है कि इसकी लिमिट जो है 40 kmph है और यहाँ से 85% व्हीकल्स सेफली पास हो रहे हैं, तो मतलब हम इसको बोलेंगे 85th परसेंटाइल स्पीड। और अगर 98 परसेंटाइल लिमिट की बात करें, परसेंटाइल स्पीड की अगर बात करें, फॉर द पर्पज ऑफ हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन के लिए हमें ये चीज़ लेनी होती है। और बाकी 85% अगर व्हीकल जा रहे हैं तो एक दो तो इधर उधर हो ही जाएगा। स्पीड एंड डिले स्टडी, स्पीड और डिले स्टडी के लिए हमें क्या करना था, फ्लोटिंग कार मेथड बहुत ही पॉपुलर है, हमें इसको यूज़ करना होता है। फ्लोटिंग कार मेथड के लिए, स्पीड एंड डिले स्टडी के लिए फ्लोटिंग कार मेथड को हमें इस्तेमाल करना। OND स्टडीज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे। OND
आपको देखने को मिलता होगा, ओ लिखा होता है और एन इस तरह एंड बोल दिया जाता है और डी। इट मीन्स इसके लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा जो है, जो पॉपुलर है, यूज होता है, वो है डिजायर लाइन। ओ एन डी के लिए डिजायर लाइन मेथड यूज करना होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम एंड द ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑन अ गिवन लेन आर द रोडवे दैट पास ए गिवन पॉइंट ड्यूरिंग द यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होती है, आप ट्रैफिक वॉल्यूम की यूनिट देख लीजिए, व्हीकल पर आवर होती है। व्हीकल पर आवर, एक घंटे में कितने व्हीकल या व्हीकल एक दिन में कितने व्हीकल जा रहे हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे ना, तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल्स मूविंग एट अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन एट अ गिवन लेन। एक गिवन लेन में और स्पेसिफाइड डायरेक्शन में हमने मान लिया आपको एक जगह दे दी है, इस जगह से और इस लेन पर इस जगह से जहाँ पर हम बैठे हैं, और इस डायरेक्शन में एक हमने डायरेक्शन ले ली। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कितने व्हीकल्स जा रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स, कितनी देर में, मान ली 1 घंटे में कितने व्हीकल जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और इस लेन से इस वाले पॉइंट से कितने व्हीकल जा रहे हैं 1 घंटे में, दैट इज कॉल्ड द ट्रैफिक वॉल्यूम। और ट्रैफिक डेंसिटी, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइंग द यूनिट लेंथ ऑफ लेन ऑफ रोडवे एट द गिवन इंस्टेंट। तो देखिए हम व्हीकल्स ट्रैफिक डेंसिटी किसको बोलेंगे? ये देखिए अपना कोई रोड है, अपना रोड है, इसमें यहाँ से लेके हमने यहाँ तक का ये स्ट्रिप, रोड का स्ट्रिप ले लिया है। ठीक है, यूनिट लेंथ मान लिया हमने, ये बोल दी है यूनिट लेंथ, 1 किलोमीटर का हमने एरिया बोल दिया। 1 किलोमीटर की लेंथ में कितने व्हीकल्स यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, कितने व्हीकल यहाँ पर ऑक्यूपाई हो सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी को हम ट्रैफिक डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है व्हीकल पर किलोमीटर। इसको हम Q इक्वल टू K इंटू U बोलेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, डिटर्मिनेशन ऑफ द थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपेसिटी को हम C से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम 1000 ले लेना होता है, मतलब किलोमीटर की हम बात करते हैं, और इंटू B अपॉन S हमें ये ले लेना होता है। B इन द किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम यहाँ से किलोमीटर की बात करते हैं। S जो होता है मीटर में होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है B किलोमीटर में है, S अपना मीटर में, इसको भी किलोमीटर में चेंज करना चाहिए ना। मेन अपना फार्मूला तो कुछ अपना यही होना चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं C कैपेसिटी इक्वल टू किलोमीटर, मतलब B अपॉन S अपना ये फार्मूला होना चाहिए। लेकिन B की वैल्यू जो है किलोमीटर पर आवर में है और इसकी वैल्यू मीटर में है, तो हमें इसको किलोमीटर चेंज के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1000 B अपॉन S आपको लेना होगा। तो यहाँ से हमें S लेना होता है। ठीक है, S क्या होता है? यहाँ पर हम स्पेस हेडवे इसे बोलते हैं। स्पेस हेडवे की वैल्यू होती है 0.278 B इंटू T प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल। और यहाँ पर टाइम जो स्पेस हेडवे में टाइम लिया जाता है, तो T इक्वल टू 0.7 सेकंड लिया जाता है, और लेंथ ऑफ लेन जो L की वैल्यू है वो 6 मीटर ली जाती है। नहीं, लेंथ ऑफ लेन नहीं, यहाँ पे ये लेंथ ऑफ व्हीकल की बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ व्हीकल जो है 6 मीटर लिया जाएगा, और विड्थ ऑफ लेन की हम बात करते हैं, वो अलग चीज़ है। पैसेंजर कार यूनिट, व्हाट इज द PCU। PCU पैसेंजर कार यूनिट से आपको MSQ टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द कंसीडर, इट इज द कॉमन प्रैक्टिस टू द कंसीडर कार एज स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट टू कन्वर्ट अदर व्हीकल्स क्लासेस, एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड द PCU। इसमें क्या है भाई, हमने एक पैसेंजर कार यूनिट को लिया, जो अदर व्हीकल्स है ना उसको हम कार यूनिट में ही चेंज कर लेते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, इसने उन्हें क्या किया है, कंसीडर कार एज द स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट, इन्होंने कार को स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट में मान लिया है, और उसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं जो और व्हीकल्स हैं उनको भी। तो देखिए किस तरह से हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो पैसेंजर कार, या हम पैसेंजर कार की बात करते हैं, टेम्पो की बात करते हैं, ऑटो रिक्शा की बात करते हैं, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर की बात करते हैं, हम उसको क्या मानेंगे, उसको हम एक PCU मानेंगे। उसको हम PCU मानेंगे, मतलब वो उसकी वैल्यू होती है 1 PCU। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बस की बात करते हैं, ट्रक की बात करते हैं, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर ट्राली, हम दोनों चीज़ों को ले लेते हैं, बस को लिया, ट्रैक्टर को लिया, ट्रैक्टर ट्राली को लिया, ट्रक को लिया, इन चीज़ों को हम बोलेंगे 3 PCU, 3 पैसेंजर कार यूनिट। अब देखिए हम बात करें मोटरसाइकिल, स्कूटर,
पैडल साइकिल, जो पैडल से साइकिल इस्तेमाल होती है, ठीक है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, पैडल साइकिल, हम इसको क्या बोलेंगे, आधा पीसीयू भाई, पैसेंजर कार यूनिट का आधा। तो इस तरह से देखिए आप भी व्हीकल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं पैसेंजर कार यूनिट में। साइकिल रिक्शा देखिए, साइकिल वाला रिक्शा जो होता है उसको हम डेढ़ मतलब 1.5 पीसीयू उसको बोलते हैं। अगर हम हॉर्स ड्रान व्हीकल की बात करते हैं, हॉर्स ड्रान व्हीकल मतलब जिसे तांगा बोलते हैं, उसको हम 4 पीसीयू के बराबर लेते हैं भाई। और अगर हम स्मॉल ब्लॉक कार्ट एंड हैंड कार्ट की बात करते हैं, हैंड कार्ट और स्मॉल ब्लॉक कार्ट, ठीक है, तो हम इसको लेते हैं 6 पीसीयू। और लार्ज ब्लॉक कार्ट की अगर हम बात करते हैं, जो बड़ी बैलगाड़ी होती है, हम उसको 8 पीसीयू के आसपास लेते हैं, हम उसको 8 पीसीयू से कंसीडर करेंगे। हाउ मैनी व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड इन द गिवन लेंथ, कितने व्हीकल्स एक लेंथ में पार्क्ड हो सकते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला है, उसके लिए ये फार्मूले हैं। तो आप भी बता सकते हैं, आप भी एक ट्रैफिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि मान लीजिए पैसेंजर कार यूनिट में व्हीकल्स को कन्वर्ट करना। और आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपको कोई रोड की लेंथ दे दी है, स्ट्रिप दे दी है, और आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई बताइए इसमें कितने व्हीकल्स पार्क हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बताएंगे, ठीक है। पैरेलल अगर पार्किंग हम करने जा रहे हैं, पैरेलल पार्किंग, ठीक है, जैसे एक ये व्हीकल, दूसरा ये व्हीकल, तीसरा ये व्हीकल, मतलब पैरेलल, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, कुछ इस तरह से पैरेलल अगर हम पार्किंग करने जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना होगा, इंडिविजुअल पार्किंग के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल पैरेलल पार्किंग के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम सिंगल व्हीकल पार्किंग, देखिए ये कुछ इस तरह से पैरेलल पार्किंग होने जा रही है, एक ही लाइन है, तो n इक्वल टू L/6.6, 6.6 जगह घेरेगा, 6.6 मीटर जगह घेरेगा, तो L आपको लेंथ देख लेनी है, उसको 6.6 से डिवाइड कर देना है। अगर हम टू व्हीकल टुगेदर की बात करते हैं, मान लीजिए एक ये, दूसरा ये, कुछ ये और फिर ये, कुछ ये फिर ये, 2 व्हीकल टुगेदर, ठीक है, 2 व्हीकल्स टुगेदर, 2 व्हीकल एक साथ। तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, n इक्वल टू L/6.75, ठीक है, 6.75 हमें लेना होता है। अगर ये पैरेलल पार्किंग की बात है, अगर हम बात करें 30 डिग्री एंगल पार्किंग की, 30 डिग्री वाले एंगल की अगर हम पार्किंग की बात करें, तो n इक्वल टू हमें L-0.85 अपन 5.1 लेना होगा पैरेलल वो 30 डिग्री एंगल पार्किंग में। और 40 डिग्री एंगल पार्किंग की अगर हम बात करें, तो L-2 डिवाइड बाई 3.6 लेना होगा। और अगर हम 60 डिग्री एंगल की बात करें, तो L-2 2.9 लेना होगा। अगर 90 डिग्री पैरेलल पार्किंग की बात कर 90 डिग्री एंगल पार्किंग की बात करते हैं, पैरेलल पार्किंग, बल्कि यहाँ पे एंगल पार्किंग चल रही, ठीक है, तो n इक्वल टू N/2.5 आपको लेना होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कुछ फार्मूले दे रखे हैं, आपको ये सारे फार्मूले लर्न कर लेने हैं। बाकी कुछ अगर आपको नई चीज़ मिल रही है, तो आपको क्या करना है, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको अपना डीपी बना लेना है। अगर आप 1 हफ्ते तक उसकी डीपी बनाए रखेंगे अपने मोबाइल में, तो आपको वो चीज़ें अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाएंगी। कैपेसिटी फ़्लो और मैक्सिमम फ़्लो, तो कैपेसिटी फ़्लो या मैक्सिमम फ़्लो ये किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, क्यू मैक्स। देखिए क्यू मैक्स का फार्मूला जो होता है, क्यू मैक्स का फार्मूला है BSF इंटू KF/4, B के अपान 4 आप कर सकते हैं। और BSF मतलब क्या होता है, BSF इज़ द फ्री मीन स्पीड, और क्यू मैक्स इज़ द मैक्सिमम फ्लो अकर्स एट स्पीड। अगर हम मैक्सिमम फ्लो की बात करते हैं ना, वैसे क्यू मैक्स हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम फ्लो की बात करते हैं, तो BSF/2 लेना होगा। BSF लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम फ्लो स्पीड मिल जाएगी आपको, और KJ डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, कुछ इस तरह से आपको ये फ्लो मिल जाएगा। और कैपेसिटी तो आप कैलकुलेट करेंगे ही कैपेसिटी फ्लो, तो क्यू मैक्स इक्वल टू BK/4। कन्फ्लिक्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स एंड 2 वे ऑपरेशन एंड वेरिंग नंबर ऑफ लेन्स गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं नंबर ऑफ लेन्स और नंबर ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम रोड एक की अगर बात करते हैं, रोड A और रोड B, ठीक है, अगर दोनों बोथ रोड्स 2 वे, या हम बात ये करें A 1 वे रोड एंड B 2 वे रोड, या फिर बोथ
रोड्स आर वन वे। तो ये सिचुएशन हो सकती है आपके पास, आपने रोड ए लिया है और रोड बी लिया है, हो सकता है कि दोनों रोड वन वे रोड हों। एक ये हो सकता है कि ए तो वन वे रोड है, दूसरा टू वे रोड है। ये भी हो सकता है कि दोनों टू वे रोड हों। तो इस सिचुएशन में पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितने हो सकते हैं? ओके, अगर हम यहाँ से बात करें नंबर ऑफ लेंस की, हम यहाँ से बात करें नंबर ऑफ लेंस की, दोनों में 2 2 2 2 लेन होंगी। ओके, अब आप यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को देखने की कोशिश करिए, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितने होंगे। देखिए ए, अगर हम बात करें रोड ए है और ये रोड बी है, इसमें नंबर ऑफ लेन यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 लेन है और यहाँ भी 2 लेन है। अब यहाँ पर देखिए बोथ रोड्स टू वे रोड, तो यहाँ पर 24 पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अगर ए वन वे है दूसरा टू वे है तो वहाँ पे 11 को पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। बोथ वन वे रोड तो वहाँ पे 6 पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। और इस तरह से आप देखिए, अगर रोड ए टू वे है 2 लेन वाला है और रोड बी 3 लेन वाला है तो वहाँ पर भी 24, 11 और 8 कुछ इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। और ये वाला डायग्राम आप याद कर लीजिए, आप इसका फ़ोटो खींच के उसे डीपी बना लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम क्या यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हम बात करें रेगुलेटरी साइन। ओके, हम यहाँ पर देखेंगे रेगुलेटरी साइंस। रेगुलेटरी साइन वैसे होते तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही हम इम्पोर्टेंट देख रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है हम केवल 2 ही की बात कर रहे हैं, जैसे स्टॉप, स्टॉपिंग वाला साइन कि स्टॉप पे किस तरह का साइन बना होता है, वो ऑक्टागनल शेप में होता है, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा ऑक्टागनल शेप में, ठीक है। और वो रेड और वाइट होता है, रेड कलर होता है, वाइट उसका बॉर्डर होता है। और अगर हम बात करें गिव वे साइन, गिव वे साइन ट्रेंगुलर शेप में होता है और वाइट कलर होता है और रेड बॉर्डर होता है, सफ़ेद होता है उसका कुछ इस तरह से और रेड उसका बॉर्डर होता है। हम बात करें रोटरी डिज़ाइन, रोटरी डिज़ाइन की अगर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम रोटरी के लिए क्या होता है, रेडियस ऑफ रोटरी रोडवे लेना होता है। तो रेडियस ऑफ रोटरी रोडवे के लिए हमें क्या करना होगा कि हमने से पहले फार्मूला पढ़ा है इसका, ये जो अपना फार्मूला है क्या, सुपर एलिवेशन का, E बराबर b²/127r। b²/127r, हमें केवल इस पर ही थोड़ा ध्यान देना होगा। और हमने क्या बोला था कि सुपर E प्लस एफ b²/127r हमें ये लेना होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रोटरी की बात है ना, रोटरी आप डायग्राम देख सकते हैं क्या है, रोटरी में ये आपको दिख रहा है कि ये एक पॉइंट होता है, हम उसके चारों ओर घूम करके मान लिया व्हीकल जाएगा, वो अपनी डायरेक्शन में जाता है उधर से मुड़ करके, तो यहाँ पे स्पीड भी स्लो होती है। यहाँ पर सुपर एलिवेशन की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमें यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट देखना होता है। लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट देखना होता है, यहाँ पे हम सुपर एलिवेशन को 0 कर देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट को कंसीडर करते हैं। F = b²/127r आपको यहाँ पर लेना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R = हम ले लेंगे b²/127f, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रेडियस ऑफ रोटरी रोडवे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं यहाँ पर रोटरी की ही डिज़ाइन करूँगा, उसके बाद अगले वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे वेयर एफ जो है, एफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यहाँ पर एफ की वैल्यू 0.43 ली जाएगी। 0.43 यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं फार किसके लिए, अगर 40 kmph वाला व्हीकल है, और अगर 30 kmph वाला व्हीकल है उसके लिए 0.47 ली जाएगी उसकी वैल्यू। और आर मिनिमम रोटरी की रेडियस या मिनिमम रेडियस क्या हो सकती है, रोटरी की मिनिमम रेडियस क्या हो सकती है, वो होती है 1.33 आप 1.33 किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी एंट्री रेडियस की। जो एंट्री रेडियस है उसकी 1.33 ले लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान देनी यहाँ पर कि अगर एंट्री रेडियस ना पता हो तो एंट्री रेडियस में कितनी लेनी, एंट्री रेडियस आपको लेनी है 20 से 35 मीटर। अगर 40 km/h वाला 40 kmph वाला अगर व्हीकल है तब 30 से 35 आप ले लीजिए, और अगर 30 kmph वाला है तो 15 से 25 तक ले लीजिए, 15 से 25। डिज़ाइन स्पीड आपको लेना होता है,
डिजाइन स्पीड 40 kmph फॉर द रूरल एरिया और 30 kmph फॉर द अर्बन एरिया। अगर हम रूरल ग्रामीण इलाके की अगर बात करते हैं वहाँ पे 40 kmph ले लीजिए। अगर अर्बन एरिया जहाँ पर थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पर 30 kmph की बात करेंगे। और जब 30 kmph हो जाएगा तो वहाँ पे एंट्री रेडियस आप लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 15 से 25, और 15 से 25 तो आर मिनिमम कितना हो सकता है, तो आर मिनिमम हो सकता है 1.33 इंटू जो 15 से 25 के बीच की जो आपने वैल्यू ली है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए 30 kmph की अगर बात है तो यहाँ पे एफ की वैल्यू लेंगे 0.47 और 40 kmph की बात है तो 0.43 यहाँ पर लेंगे। अब हम बात करें यहाँ पर रोटरी कैपेसिटी, तो रोटरी कैपेसिटी के लिए हमें यहाँ पर क्या करना हो, QP, ओके, QP 280 W, ओके। रोटरी कैपेसिटी के लिए जो फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और मोस्टली एग्ज़ाम्स में ये होता है कि आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, केवल आपको फार्मूले में अप्लाई ही करना होता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस फार्मूले को नहीं पढ़े हुए होते हैं और वो वहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, बल्कि ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो फ्री के मार्क्स आपको दिलाता है। तो देखिए रोटरी कैपेसिटी के लिए हमें जो भी व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है वो कितने व्हीकल्स होते हैं या फिर क्या होता है, हमें उसका फार्मूला लर्न कर लेना है। वो लर्न क्या करना है, देखिए क्या है, 280 W 1 + E/W और 1 - P/3, आपको एक लाइन में ये सब लिख लेना है, ठीक है। डिवाइड कर देना है 1 + W/L से। तो L क्या है, L लेंथ होती है, लेंथ ऑफ रोड, ठीक है। और W क्या होता है, E1 + E2/2 + 3.5 B + C/ABC + D, ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन आपको E की भी वैल्यू दे रखी होगी, W की भी वैल्यू दे रखी होगी, P की भी वैल्यू दे रखी होगी, तो आपको सारी वैल्यूज़ को उठा करके इस पे पुट करना आना चाहिए। बस मोस्टली हम इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में। और देखते हैं ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल, तो चलिए ग्रुप इंडेक्स और देख लेते हैं। ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल क्या होता है, तो GI, हम GI से डिनोट करते हैं ग्रुप इंडेक्स को, तो GI = 0.2A + 0.005 AC + 0.01 BD। तो आप देख सकते हैं ABCD की हम वैल्यू क्या लेंगे, जो A की वैल्यू है x - 35 नॉट ग्रेटर देन द 40, और सॉइल पासिंग थ्रू द 74 μ वेयर x इज द परसेंट ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू, ओके। x क्या है, सॉइल परसेंटेज, सॉइल जो है पासिंग थ्रू द 74 माइक्रोन सीब। और b की वैल्यू आप लेंगे x - 15, और c की वैल्यू लेंगे लिक्विड लिमिट -44, लिक्विड लिमिट -40, और d की वैल्यू लेंगे प्लास्टिक लिमिट -10, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनको फार्मूला भी अगर बात पड़ती है तो रट्टा मार लेते हैं, ABCD की भी वैल्यू पता कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि x क्या है। तो x आप यहाँ से देख सकते हैं, x इज़ द परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू द 74 माइक्रोन वाली, जो 74 माइक्रोन वाली सीप जो होती है उससे जो सॉइल का परसेंट पास हो रहा है उतना परसेंट आप ले लीजिए, उसमें से 45 को घटाइए, A की वैल्यू लिखिए, उसमें से 15 को घटाइए, B की वैल्यू लिखिए, और लिक्विड लिमिट आपको दे रखी होगी उसमें से 40 घटाइए, C की वैल्यू लिखिए, और प्लास्टिक लिमिट आपको दे रखी होगी या प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको दे रखा हो, प्लास्टिक लिमिट नहीं बल्कि ये तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, WL - WP होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको दे रखा हो, उसमें से आप 10 को घटाइए और वैल्यू लिखिए, और सारी वैल्यू ABCD की जगह पे आप पुट करिए। तो देखिए फार्मूला क्या है, एक बार फिर से 0.2A + 0.005 AC + 0.01 BD। आप यहाँ से कुछ ये दे सकते हैं, A तो हमें शुरू करना है, कोई बात नहीं, A हमको शुरू करना है, स्टार्टिंग में हम A को ले लेंगे। आप कुछ इस तरह से ABCD लिखिए, AB, ओके सॉरी, कुछ इस तरह ABCD। तो हमको करना क्या, AC पहले ले लेना है, फिर बाद में BD लेना है, BD के साथ में 0.01 लेना है, और AC के साथ 0.005 लेना है, और 0.2A लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू। अगर ग्रुप इंडेक्स अपना 1 है तो गुड होगी सॉइल का टाइप,
सोइल अच्छी कैटेगरी मिली जाएगी। अगर 2 से 4 है तो फेयर माना जाएगा, 5 से 9 है तो पुअर, और 10 to 20 है तो वेरी पुअर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप इंडेक्स, ओके, और सब ग्रेड रिएक्शन, और आगे का जो ही बचा हुआ पोर्शन है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ओके, वीडियो अपना काफ़ी लंबा होने जा रहा है वैसे। ओके, तो फिर यहाँ से आपको करना क्या है, आपको ये डायग्राम मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, चार्ट जो है, आप इस चार्ट को चाहे तो फ़ोटो खींच सकते हैं। वैसे मैंने केवल यहाँ तक डिस्क्राइब किया है अभी इस वीडियो में, यहाँ तक डिस्क्राइब किया है, तो आप केवल यहाँ तक का फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। और इसमें भी आपको कुछ चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मोर देन 75%, मोर देन 75 to 80% सिलेबस यहाँ पर कवर हो चुका है हाईवे का। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी अगर आप एक बार इसको देखेंगे तो आपको दोबारा से वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपको हो सकता है कि थोड़ी चीज़ें आप अगर भूल रहे हैं तो वो भी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें अब भी हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी था या जिनको पढ़ना है, उनको आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए कैम्बर वाला पोर्शन है, ये आपको देखने को मिलेगा एसएससी एग्ज़ाम में, गेट एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेगा। एमएसक्यू टाइप के अब आने लगे। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, बल्कि अगर आप देखें तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को आप लर्न कर लीजिए, इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो कर लीजिए। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे भी बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप कर लीजिए। और एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट, ये बताना भूल गए थे लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फार्मूला होता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू WM प्लस WPS। WM मतलब मैकेनिकल वाइडनिंग और WPS मतलब साइकोलॉजी वाइडनिंग। तो R अगर 300 से कम है, 300 मीटर से कम है या उसके बराबर है, तब उस सिचुएशन में एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करा देते हैं। अगर ज़्यादा है तब नहीं प्रोवाइड कराते हैं। मैकेनिकल वाइडनिंग का फार्मूला होता है NL²/2R, और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फार्मूला होता है B/9.5√R, कुछ ये फार्मूला होता है आपका। और n होता है नंबर ऑफ लेंस, क्योंकि विड्थ ऑफ n इक्वल टू नंबर ऑफ लेंस। अगर आपको नहीं पता, जो विड्थ दे रखी है उसको आप 3.5 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा नंबर ऑफ लेंस। और आप देख सकते हैं सुपर एलिवेशन में अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको केवल सुपर एलिवेशन, अगर जनरल सुपर एलिवेशन की बात करा तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। सुपर एलिवेशन डिजाइन करने की बात करना है तो B²/225R लगाना है डिजाइनिंग के बारे में। वैसे आपको B²/27R अप्लाई करना है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए आपको फार्मूला मिल चुका है NL²/2R B/9.5√R। और आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व पे बेस्ड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने के लिए। तो ट्रांजिशन कर्व के लिए आपको करना क्या है, तो ट्रांजिशन कर्व के लिए आपको यहाँ से ये वाला पोर्शन उठाना है। आप पढ़ सकते हैं ट्रांजिशन कर्व को मानते हैं स्पाइरल क्लोथाइड प्रीफर्ड अकॉर्डिंग टू द IRC गाइडलाइन। IRC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको स्पाइरल कर्व लिया गया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमको ये फार्मूला मिलता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का 0.0214 BQ/CR। आपको ये फार्मूला मिलेगा जहाँ पर C की वैल्यू 0.5 से लेकर के 8 तक वेरी करेगी। ठीक है, C की 0.5 से लेकर 0.8 तक वेरी करेगी। और 80/75 प्लस B ये फार्मूला होता है C का। बाय द रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, अगर इंट्रोडक्शन सुपर एलिवेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन पेवमेंट रोटेटेड अबाउट द इनर एज के अबाउट अगर रोटेट किया गया तो EN/W+WE मतलब एक्स्ट्रा वाइडनिंग यहाँ पर ये है। और अगर सेंटर के अबाउट रोटेट किया गया है तो इसको ही हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और n = 150 लिया जाता है प्लेन में। अगर हिली एरियाज की बात है तो n की वैल्यू ली जाएगी 60। बाय द एम्पेरिकल फार्मूलाज की अगर हम बात करेंगे तो 2.7 B²/R आपको ये लेना होगा, या फिर हम कह सकते हैं B²/R फॉर द माउंटेनियस रीजन। ओके, सेटबैक डिस्टेंस आप देख सकते हैं। सेटबैक डिस्टेंस के लिए आपको करना क्या है, आपको केवल सेटबैक डिस्टेंस से बेस्ड हो सकता है आपको क्वेश्चन मिले देखने के लिए। तो आप सिंगल लेन रोड के लिए और 2 लेन रोड के लिए सेटबैक डिस्टेंस के जो भी फार्मूले हैं आपको पता होना चाहिए। जब L की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है, लेंथ ऑफ रोड इज ग्रेटर देन द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो इस सिचुएशन में हमको M = R - R cos θ। ओके,
आर कॉस थीटा बाई 2 आप ये कह सकते हैं। थीटा बाई 2 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो थीटा बाई 2 आप कैलकुलेट करेंगे S/2R इंटू 180/पाई, आप कुछ ये लेंगे। और दूसरा आप ये देख सकते हैं कि अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ रोड, ओके, लेंथ ऑफ रोड नहीं बल्कि यहाँ पे एल की वैल्यू है, सेट बैक डिस्टेंस की हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट करेंगे आर माइनस आर कॉस थीटा अल्फा बाई 2 प्लस एस माइनस एल सी बाई 2, यह विड्थ ऑफ लेंथ, विड्थ ऑफ लेन साइन अल्फा बाई 2। तो अल्फा बाई 2 इक्वल टू द एल सी अपन 2R इंटू 180/पाई, कुछ इस तरह से आपको ये फार्मूले मिलेंगे देखने को। तो कंपनसेशन ग्रेडियंट, ग्रेड कंपनसेशन कुछ आपको ये फार्मूला मिलेगा, इससे बेस्ड आपको क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि हम कैसे ग्रेड कंपनसेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। और कर्व रेजिस्टेंस अगर आपको देखने को मिले, कर्व रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है T माइनस टी कॉस थीटा, T माइनस टी कॉस थीटा आपको मिलेगा कर्व रेजिस्टेंस का फार्मूला। अगर कर्व रेजिस्टेंस पूछा है तो टी की वैल्यू आपको दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, T माइनस टी कॉस थीटा आप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा कर्व रेजिस्टेंस। ओके, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। और बाकी आप जितना भी आप यहाँ पर ये न्यूमेरिकल टाइप का लग रहा है, आप फार्मूला टाइप का लग रहा है, आप हर एक फार्मूले को नोट कर लीजिए, एक अपना अलग से पेपर बना सकते हैं और आपके अपनी तैयारी को बेटर करने के लिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।